Hello students, next topic is law of variable proportion. Law of variable proportion. So in this law we will learn the relationship, this law explaining the relationship between input and output basically. So if one input is variable and all other inputs are fixed, the firm's production function shows the law of variable proportion. Here in this theory, one input is variable and all other inputs are fixed, which is very important. If the number of inputs of variable input is increased, keeping other inputs constant, how output changes is explained by this law of variable proportion. For example, land, plant, and equipments are the fixed factors and labor is the variable factor. And then we increase labor one by one, then how output will change shown by this law of variable proportion. So same thing they have given in the statement of law of variable proportion that states that as the quantity of variable input is increased by equal, keeping the quantities of other inputs constant, total production will increase but after a point at a diminishing rate. तो ये जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, इसमें जो इनपुट एंड आउटपुट का जो रिलेशनशिप है वो दिखाने की कोशिश जो है वो की गई है. यहाँ पे इस तरह से इनपुट आउटपुट को दिखा रहा है कि क्या एक जो इनपुट है वो वेरिएबल रहेगा और बाकी जो इनपुट्स मींस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कांस्टेंट रहेंगे. तो फिर वेरिएबल इनपुट को इंक्रीज करते चले गए और कांस्टेंट अदर्स जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको कांस्टेंट रखते चले गए, तो फिर आउटपुट में हमें क्या रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे. तो आउटपुट में हमें रिजल्ट्स जो देखने को मिलते हैं तो वो इस तरह से है कि टोटल प्रोडक्शन जो है इंक्रीज होता है बट आफ्टर एट अ पॉइंट डिमिनिशिंग रेट. एक स्पेसिफिक लेवल के बाद वो जो है शुरू में तेजी से बढ़ता है, फिर बाद में वो स्लोली बढ़ता है. तो इस तरह से जो है ये लॉ ऑफ वेरिएबल जो है प्रोपोर्शन ये थ्योरी को जो है वो दिखाता है. तो वो थ्योरी जो है हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे. तो उससे पहले इस थ्योरी के लिए कुछ अजम्पशंस जो है वो हमें समझने होंगे. फर्स्ट अजम्पशन है ओनली वन फैक्टर इज वेरिएबल व्हाइल अदर्स आर हेल्ड कांस्टेंट. तो ये जो थ्योरी इसमें क्या अज्यूम किया जाता है कि एक ही जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो वेरिएबल रहेगा, मतलब चेंजिंग रहेगा, बाकी के कांस्टेंट रहेंगे. और वो वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो क्या होगा, कौन सा होगा. फॉर एग्जांपल लेबर होगा, सिर्फ हम लेबर्स को चेंज करेंगे, बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उनको बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे. देन सेकेंड अजम्पशन जो है वो है all units of the variable factor are homogeneous. All units of the variable factor are homogeneous. मतलब जो हम लेबर्स जो चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे वेरिएबल इनपुट कौन सा है, लेबर है. तो हम क्या करेंगे, 2 की जगह पे 4, 4 की जगह 6, 6 के बजाय 7, 8 ऐसे लेबर को इंक्रीज करेंगे. तो जो जितने भी लेबर हम इंक्रीज कर रहे हैं वहां पे काम पे एज इनपुट यूज कर रहे हैं, तो उनकी सबकी जो प्रोडक्टिविटी होगी, स्किल होगा, वो क्या होगा, होमोजीनियस होगा. सभी यूनिट्स जो है वो क्या होंगे, होमोजीनियस होंगे. मतलब सबकी प्रोडक्टिविटी जो है एक तरीके से एक जैसी होंगी. सबका स्किल, सबका नॉलेज, सबका जो एजुकेशन जो है लेबर्स का वो क्या होगा, एक जैसे होगा. Then third assumption is there is no change in technology. There is no change in technology. तो टेक्नोलॉजी जो है वो कांस्टेंट है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है, ऐसा यहाँ पे अज्यूम किया है.
अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया तो फिर हम मिनिमम लेबर के साथ मैक्सिमम प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, इसलिए टेक्नोलॉजी को हमने कांस्टेंट यहाँ पे माना है। देन फोर्थ अजम्पशन, इट अज्यूम्स अ शॉर्ट रन सिचुएशन। सो ये जो लॉ है ये शॉर्ट रन जो है इसको ध्यान में रखकर थ्योरी को एक्सप्लेन करता है, क्योंकि शॉर्ट रन ही ऐसा टाइम पीरियड ऑफ होता है जहां पे सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को ही हम चेंज कर सकते हैं, सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज नहीं कर सकते। मतलब एक तरीके से ये थ्योरी जो है सिर्फ शॉर्ट रन में एप्लीकेबल होगी, लॉन्ग रन में सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल रहते तो फिर ये लॉन्ग रन में एप्लीकेबल नहीं है। तो अब जो है हम थ्रू द डायग्राम जो है, सॉरी थ्रू द टेबल जो है इसको समझते हैं, इस लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को। तो इसके लिए जो कॉलम लिए है यहाँ पे ध्यान दो, ये जो कॉलम है ये लैंड जो है फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। हम बेसिकली इस एग्जांपल में हम खेती का एग्जांपल जो है वो ले रहे हैं और प्रोडक्शन सपोज मान लो कि वीट गेहूं जो है उसका प्रोडक्शन कर रहे। तो ये जो है ये लैंड जो है ये कांस्टेंट फैक्टर है जो 4 एकर्स थ्रू आउट हम यूज कर रहे हैं। देन ये जो लेबर है, नंबर ऑफ वर्कर्स, इसको हम चेंज कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, हम इसको क्या कर रहे हैं कंटिन्यूसली चेंज कर रहे हैं। तो ये लैंड जो फैक्टर है वो हमारा कांस्टेंट है और वेरिएबल फैक्टर क्या है वर्कर्स है। फिर हम जो है वो टोटल प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पे इस कॉलम में काउंट कर रहे हैं और यहाँ पे एवरेज प्रोडक्शन जो है वो काउंट कर रहे हैं। एवरेज प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं, इस टोटल प्रोडक्शन को ये नंबर ऑफ वर्कर से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे। एंड मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो इस कॉलम में है। मार्जिनल प्रोडक्शन जो है हम कैसे निकालते हैं, एक वर्कर इंक्रीज करने की वजह से टोटल प्रोडक्शन में क्या नेट चेंज आया है वो क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्शन होता है। तो फिर यहाँ पे कुछ स्टेजेस जो है वो हमने बनाए हैं। स्टेज 1 जहां पे हमें इंक्रीजिंग जो रिटर्न्स जो है वो देखने को मिलते हैं, तो वही सेकेंड स्टेज में डिक्रीजिंग है और फिर फोर्थ स्टेज में यहाँ पे क्या हो रहा है वो माइनस में है। तो अब जो है हम इसको डिटेल में देखते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल 4 एकड़ लैंड जो है वो यूज किया जा रहा है, 4 एकड़ लैंड जो है वो यूज किया जा रहा है और 4 एकड़ लैंड के साथ 1 वर्कर अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, तो फिर हमारा टोटल प्रोडक्शन जो है वो 8 हो जाता है। टोटल प्रोडक्शन 8 हो जाता है। तो एवरेज प्रोडक्शन कितना आएगा, 8 ही आएगा। 8 कैसे आया, ये टोटल प्रोडक्शन को डिवाइड किया नंबर ऑफ वर्कर से, 8 को डिवाइड किया 1 से, तो फिर यहाँ पे 8 ही आएगा। और मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो इनिशियल स्टेज में इनिशियल मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो टोटल प्रोडक्शन के बराबर ही होता है। ठीक है। देन क्या किया कि 4 एकड़ लैंड जो है एज इट इज पहले ही उतना ही कांस्टेंट रखा, बट लेबर जो है वो नंबर ऑफ वर्कर 1 की जगह पे क्या किए, 2 किए। तो फिर हमारा टोटल प्रोडक्शन जो है वो क्या होता है, 8 से क्या होता है 20 होता है। तो एवरेज प्रोडक्शन कितना होगा, एवरेज प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं, ये जो टोटल प्रोडक्शन है उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ वर्कर से, तो 20 डिवाइडेड बाई 2 आएगा 10 एवरेज प्रोडक्शन। अब ये मार्जिनल प्रोडक्शन यहाँ पे 12 है। ये 12 कैसे आया, हमने यहाँ पे एक वर्कर इंक्रीज किया, 1 की जगह पे दूसरा, मतलब 1 वर्कर इंक्रीज किया, इसकी वजह से हमारा टोटल प्रोडक्शन कितने से नेट चेंज हुआ, वो 8 से हो गया 20, 8 से हो गया 20, तो फिर कितने से चेंज हुआ 12 से। तो इसलिए सेकेंड जो वर्कर है उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितनी है, 12 है। देन हमने थर्ड वर्कर जो है दूसरे के बाद सेकेंड के बाद थर्ड वर्कर काम पे लिया और लैंड तो एज इट इज 4 एकड़ ही रखा। तो 3 वर्कर्स अब काम करेंगे 4 एकड़ लैंड के साथ, तो फिर टोटल प्रोडक्शन जो है वो बन जाता है 36 जो है वो बनता है। तो फिर एवरेज प्रोडक्शन जो है वो कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रोडक्शन के लिए हम इस टोटल प्रोडक्शन को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ वर्कर से, 36 डिवाइडेड बाय 3, तो फिर यहाँ पे 12 आएगा। तो मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पे 16 है। ये कैसे आया 16, तो हमने जो है एक एक्स्ट्रा वर्कर यहाँ पे बढ़ाने के बाद, एक एक्स्ट्रा इनपुट ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर जो है बढ़ाने के बाद, 2 से 3 करने के बाद
हमारा टोटल प्रोडक्शन जो है वो 20 से हो गया 36, 20 से हो गया 36, मतलब कितने से नेट चेंज हुआ, 16 से जो है वो नेट चेंज हुआ। इसलिए इस थर्ड वर्कर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितनी है, 16 है, 16। देन फोर्थ वर्कर जो है 4 एकड़ के साथ काम करने के लिए लिए, तो 4 वर्कर्स जो है 4 एकड़ के ऊपर काम करते, तो 48 जो है वो टोटल प्रोडक्शन होता है। और फिर एवरेज प्रोडक्शन 12 होता है। 12 कैसे आया, 48 डिवाइडेड बाय 4, तो 12 आ गया। और ये मार्जिनल प्रोडक्शन 12 जो है वो कैसे आया, एक एक्स्ट्रा थर्ड के बाद हमने फोर्थ लेबर काम पे लिया, तो फोर्थ लेबर की वजह से हमारा टोटल प्रोडक्शन जो है वो 36 से हो गया 48, मतलब कितने से इंक्रीज हुआ, जो है वो 12 से इंक्रीज हुआ। तो फिर यहाँ पे हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन 12 हो गया। आगे जो है वो हमारा टोटल प्रोडक्शन जो है वो क्या है, हमारा टोटल प्रोडक्शन, सॉरी, हमारा जो है हम लैंड जो है 4 एकड़ यूज कर रहे हैं और नंबर ऑफ वर्कर्स 5 यूज कर रहे हैं, तो फिर टोटल प्रोडक्शन 55 हो रहा है। और एवरेज प्रोडक्शन जो है वो 11 हो रहा है। हमने 55 को डिवाइड किया 5 से, तो 11 जो है एवरेज प्रोडक्शन होगा। और हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन 7 हो रहा है। तो ये कैसे हुआ, एक एक्स्ट्रा जो है चौथे के बाद फिफ्थ वाला, फोर्थ के बाद फिफ्थ वाला लेबर हमने काम पे लिया, तो फिर हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है वो 48 से बढ़कर हो गया 55, मतलब 7 से जो है वो क्या हुआ, वो इंक्रीज हुआ, इसलिए मार्जिनल प्रोडक्शन 7 है। और आगे इसी तरह से हमने 4 एकर्स लैंड, इतना ही जो पहले जितने 4 एकड़ थे जो लैंड था उतना ही 4 एकड़ कांस्टेंट रखा, 6 लेबर यूज किया, टोटल प्रोडक्शन 60 हो गया और एवरेज प्रोडक्शन 10 हुआ, 60 डिवाइडेड बाय 6 10 आ गया। एंड देन मार्जिनल प्रोडक्शन 5 है। ये कैसे, यहाँ पे हमारा टोटल प्रोडक्शन जो है वो 55 से 60 हुआ, इसलिए 6th वर्कर के लिए जो है हमारा टोटल, सॉरी, मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो 5 हुआ। आगे हमने 6 की जगह पे 6 यूज कर रहे थे, अब 7th वर्कर काम पे लिया 4 एकड़ लैंड के लिए, तो फिर हमारा टोटल प्रोडक्शन एज इट इज 60 ही रह गया। बट एवरेज प्रोडक्शन जो है वो अब यहाँ पे चेंज होगा, क्योंकि नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ा है। क्यों, अब ये 60 को डिवाइड करेंगे, टोटल प्रोडक्शन को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इनपुट्स मीन 7 से, तो 60 डिवाइडेड बाय 7, तो 8.6 जो है वो आएगा। देन जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो 0 है। 0 कैसे आया, हमारा हमने जो है 6th वर्कर के बाद 7th वाला एक एडिशनल वर्कर काम पे लिया, बट इसकी वजह से हमारे टोटल प्रोडक्शन में कुछ भी चेंज नहीं आया। 60 के पहले 6 के टाइम पे 60 था, अब 7th के टाइम पे भी 60 ही है, मतलब चेंज कितना हुआ 7th वर्कर की वजह से, कुछ भी नहीं, नेट चेंज 0 है, तो इसलिए उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी 0 है। और फिर 8th वाला वर्कर, मतलब अब जो है सैचुरेशन पॉइंट आने के बाद भी हमने और एक वर्कर काम पे लिया, तो फिर पहले जो 60 था वो गिरकर 56 हो गया, और मार्जिनल एवरेज प्रोडक्शन फिर उसकी वजह से 7, और मार्जिनल प्रोडक्शन जो है -4 कैसे हुआ, 7 के बाद हमने 8वां वर्कर काम पे लिया, तो प्रोडक्शन बढ़ने की जगह पे क्या हुआ, गिर गया, 60 से हो गया 56, मतलब कितना चेंज हुआ, नेट -4 कम हो गया 4 से, तो इसलिए ये -4 जो है वो क्या है, इसका मार्जिनल प्रोडक्शन है। तो इस तरह से जो है हम फिर ये जो मार्जिनल प्रोडक्शन है और एवरेज प्रोडक्शन जो है, इनको देखकर कुछ स्टेजेस बना सकते हैं। तो पहला स्टेज जो है इसमें क्या है कि हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। 8 से 12, 12 से 12 के बाद 60 जो है, 8 के बाद 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद 12, इस तरह से जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो शुरू में जो है इंक्रीज होता है, फिर बाद में डिमिनिशिंग रेट से होता है, या हमने थ्योरी में देखा है। तो फिर देखो 8 के बाद 12 से इंक्रीज हुआ मार्जिनल प्रोडक्शन, दिन 16 से इंक्रीज हुआ, दिन वो अब बढ़ेगा, 12 से बढ़ रहा है, मतलब बट 16 से 12 क्या है, कम है। अब 7 से बढ़ेगा, बट 7 जो है वो 12 से कम है, तो ये डिमिनिशिंग रेट हुआ। तो पहला फेज वहां तक होता है जहां पर मार्जिनल प्रोडक्शन एंड एवरेज प्रोडक्शन क्या होता है, इक्वल होता है। देन सेकेंड फेज वहां तक होता है जहां पे ये मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो 0 होता है, एंड थर्ड फेज वहां पे होता है जहां पे मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो निगेटिव होता है। अब यही हमें जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हम यहाँ पे डायग्राम में जो देख रहे, तो इसी को हमें जो है टेबल को डायग्राम में भी जो है वो समझना होगा।